गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट पीएससी। मेरा नाम आयन बैनर्जी है और हम जो करंट अफेयर्स चल रहा है उसको कंटिन्यूस करेंगे। ठीक, तो आज करंट अफेयर्स का नेक्स्ट पार्ट है, तो एक एक करके आते हैं। और ये जो करंट अफेयर्स है, मैंने आपको पहले भी कहा है, ये जो करंट अफेयर्स है दिस आर मिक्स करंट अफेयर्स। मिक्स करंट अफेयर्स का मतलब जो पिछले साल का 2025 का जितने भी करंट अफेयर्स बने हैं उनको मिक्स कर दिया गया है। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। ओके, कि which has been chosen as the host to completion of the 10 years international yoga day। तो जो इंटरनेशनल योगा डे हुआ है, इंटरनेशनल योगा डे जो है उसका 10 साल कंप्लीट हुआ है। आपको पता होगा 2016 में, सॉरी 2015 में पहली बार इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया था और उसका 10 साल कंप्लीट हुआ था इन 2025। तो इंटरनेशनल योगा डे का 10 साल कंप्लीट होने के लिए कौन सा एरिया जो है उसको चूज किया गया था टू होस्ट इंटरनेशनल योगा डे, तो दैट इज नोन एज विशाखापत्तनम। ठीक है, विशाखापत्तनम। ठीक है, ये होते हैं विशाखापत्तनम। अच्छा, नेक्स्ट आता है व्हाट इज इंटरनेशनल योगा डे। इंटरनेशनल योगा डे नॉर्मली आपको क्या दिखेगा, तो इंटरनेशनल योगा डे जो होता है वो आपका मनाया जाता है इन 21 जून। ठीक है, 21 जून जो होती है वो आपका इंटरनेशनल योगा डे होता है, पहले चीज। और ये जो इंटरनेशनल योगा डे होता है ना, इसका एक खासियत भी है कि 21 जून को अगर आप जियोग्राफी पढ़ते हो तो जियोग्राफी में एक कॉन्सेप्ट होता है दैट इज नोन एज समर सॉलिस्टाइस। ठीक है, समर सॉलिस्टाइस, जिस दिन सन एकदम नॉर्थ जो हेमिस्फीयर होता है उसका 23.5 में या फिर टॉपिक ऑफ कैंसर में रहता है। तो 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे है एंड समर सॉलिस्टाइस भी होता है। ठीक है, चलो। और आपने रिसेंटली आयुष से जुड़ा हुआ बहुत सारा कुछ देखा होगा। ठीक है, आयुष इज द हमारा जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है, ट्रेडिशनल मेडिसिन, जो ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं उनके लिए जो ग्रुप बनाया गया है दैट इज नोन एज आयुष। ठीक है, अब यहाँ पर जस्ट एक चीज मैं आपको मेंशन कर दूं, एक चीज जस्ट मेंशन कर दूं कि ये जो आप पढ़ रहे हो तो आप देखोगे आयुष का भी मिलता है, इवन आयुष यूनिवर्सिटी में मिलती है, योगा भी होता है। तो ये जो योगा आयुष ये सब जो होते हैं ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब आप पढ़ोगे तो ऐसा नहीं पढ़ना है कि सिर्फ रट्टा मार के चले जाओ, ये नहीं करना है। इस योगा डे या इन चीजों का इम्पोर्टेंस क्या होता है? देखो, इम्पोर्टेंस जो होता है ना योगा डे या फिर ऐसे कि हम पढ़ ही क्यों रहे हैं, इसका रीजन है भारत का फायदा। अगर फायदा नहीं होगा तो कोई भी चीज नहीं होता है। ठीक है, फायदा छोड़ के कोई काम नहीं करता कोई। फॉर एग्जाम्पल, जो योगा डे होता है वो इंडिया में है, तो ये इंडिया का, जैसे मान लो ये जो योगा है ये फायदा क्या देता है? फर्स्ट, इंडिया का जो सॉफ्ट पावर है, इंडिया का जो सॉफ्ट पावर है, सॉफ्ट पावर का मतलब होता है इन केस ऑफ जो थिंकिंग होती है, इन केस ऑफ कल्चर होता है, उसे हम बोलते हैं सॉफ्ट पावर। हार्ड पावर होता है मिलिट्री और सॉफ्ट पावर होता है कल्चर। तो ये जो सॉफ्ट पावर है, तो इसको सीखने बहुत सारे लोग इंडिया में आएंगे। जब इंडिया में आएगा तो टूरिज्म बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा तो इंडिया को पैसा आएगा और इंडिया की इकोनॉमी बूस्ट होगी। तो पहला चीज ये है कि इसलिए योगा को इतना ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। और दूसरी चीज होती है कि हमारी जो हेल्थ बेनिफिट है, ठीक है, जो हेल्थ है, क्योंकि योगा जो होती है, योगा क्या होता है, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस होती हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब जो छूने से नहीं बढ़ती, जैसे हार्ट की डिजीज या फिर आपका लिवर की डिजीज, स्टमक की डिजीज, गैस प्रॉब्लम, तो ये सब होते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो ये अगर आप योगा से ठीक कर सकते हो, ट्रेडिशनल मेडिसिन से ठीक कर सकते हो, तब क्या होगा, तो हमारी जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, उसके ऊपर क्या होगा, बर्डन कम हो जाएगा। ये भी थिंकिंग है। ठीक है, ये भी थिंकिंग है। तो योगा डे ऐसे ही जस्ट योगा है इसलिए हम पालन नहीं करते, इसके पीछे भी लॉजिक होता है। ठीक है, तो ये लॉजिक है कि सॉफ्ट पावर भी डेवलप होता है एंड हेल्थ सेक्टर के ऊपर जो बर्डन है वो भी कम होता है। ठीक है, चलो, ये हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चलिए। ठीक है, कहां पर हुआ था? विशाखापत्तनम। अच्छा, नेक्स्ट होता है कि G20 शेरपा के मीट, G20 जो शेरपा है उसके पोस्ट से किसने रिजाइन दे दिया है? ठीक है, G20 शेरपा मीटिंग के पोस्ट से किसने रिजाइन दे दिया है? तो पहले आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिए, खुद से भी करने की कोशिश कीजिए। G20 शेरपा क्या होता है पहले ये समझा देता हूं। देखो G20 शेरपा क्या होता है? G20 शेरपा होता है सिंपल सा भाषा में गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव। जैसे G20 मीटिंग होता है ना, जब G20 मीटिंग होता है, जैसे मान लो कि इंडिया में हुआ था इन 2023, इंडिया में हुआ था 2023 में। अब ये जो 2023 होता है G20 मीटिंग होता है, थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। G20 मीटिंग जैसे होता है ना, तो यहाँ पर G20 मीटिंग में सब लोग आते हैं जो बड़े बड़े, जैसे मान लीजिए नरेंद्र मोदी जी गए, डोनाल्ड ट्रंप आए, व्लादिमीर पुतिन आया, तो ऐसे शी जिनपिंग गए, तो ऐसे लोग जाते हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि वहां पर जो बोल सकते हो एग्रीमेंट होता है, जो ट्रीटी होती है, जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है, एमओयू बोलते हैं, ये जो चीजें होती है ना, ये चीज पहले से ही तैयार की जाती है। जैसे मान लो G20 में आया, तो G20 में पूरा केस आपको समझा देता हूँ। G20 सिक्योरिटी मीटिंग हो रही है, या फिर G20 आपका एनर्जी मीटिंग हो रही है। तो जब G20 होगा, प्योर G20 होगा, उससे पहले क्या होता है, जो सिक्योरिटी मीटिंग होती है, एनर्जी मीटिंग होता है, तो इसमें क्या होता है, इसमें जितने भी फैसले हैं सब लिए जाते हैं। और G20 जब होता है तब ये फैसलों को सामने रखा जाता है, और जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो ऐसे साइन कर देता है, बस और कुछ नहीं होता। हर जगह पर सेम ही होता है, सिर्फ G20 की बात नहीं है। एससीओ देखोगे सेम होता है, ब्रिक्स देखोगे सेम होता है, हर जगह पर सेम ही होता है। आशियान देखोगे सेम होता है, सब जगह पर सेम होता है कि ये जो मीटिंग होता है ये सिर्फ लोगों को मिलने का केस है। बाकी ये जो अंदर वाला मीटिंग है वो पहले ही हो जाता है। तो ये जो पहले ही हो जाता है, इसको ऑर्गेनाइज कौन करवाता है? इसको ऑर्गेनाइज करवाता है G20 शेरपा। शेरपा का मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव है, इसको ऑर्गेनाइज करवाता है G20 शेरपा, इसलिए इंपॉर्टेंट है भैया। तो यहाँ पर G20 शेरपा इंडिया के केस में कौन थे? इंडिया के केस में होते हैं अमिताभ कंत। ठीक है, इन इंडिया केस दैट इज अमिताभ कंत। और G20 ऑब्वियसली G20 जो है, जो G20 का आपको जो जो साल में जो जो चीज हुआ है वो चीज आपको याद रखना है ऑब्वियसली। तो 2026 में कहां पर होने वाला है? ये होने वाला है यूएसए। 2025 में कहां पर हुआ है? साउथ अफ्रीका। 2024 में कहां पर हुआ है? ब्राजील। एंड 2023 में कहां पर हुआ है? दैट इज इंडिया। इससे भी आगे जा सकते हो आप, दैट इज 2022 में कहां पर हुआ है? वो हुआ है आपका इंडोनेशिया। अब जा सकते हो, बट ये जो चीजें हैं ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। ओके, ये जो चीजें हैं ये याद रखना है 2026 से। ठीक है, 2022 से उतना याद नहीं रखना है, सिर्फ इंडिया कौन से साल में था वो आपको याद रखना है, एंड 2026 वाला आपको याद रखना है। ठीक है, जो इस साल होने वाला है, और लास्ट साल कब हुआ था। चलिए ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है which state government announced 1000 rupees फॉर अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स। जो अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स होते हैं तो उसके लिए 1000 रुपए किसने अनाउंस किया है? ठीक है, तो किसने अनाउंस किया है? वो होता है रिसेंटली बिहार ने। ठीक है, 1000 रुपीज फॉर अनएम्प्लॉयड कैंडिडेट्स। देखो ये क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा डायरेक्ट है, आपको ये चीज तो याद नहीं रखना है, लेकिन इससे जुड़ा आपको याद क्या रखना है? अरुणाचल का। अगर आपसे पूछा जाए कि अरुणाचल की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, ठीक है, अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए कितना अनएम्प्लॉयमेंट जो स्टाइपेंड है वो रखा हुआ है, एम्प्लॉयमेंट भत्ता। बताइए कि अरुणाचल की जो गवर्नमेंट है तो उसने भत्ता कितना रखा है, हर महीने कितना दिया जाएगा जो रजिस्टर्ड अनएम्प्लॉयड पर्सन है, उनको कितना पैसा
पैसा दिया जाएगा। ठीक है, अब ये तो आप बताने की कोशिश करो। इसको छोड़कर आपको प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भी मिलेगा। कौशल विकास योजना जहां पर 3500 जो है वो स्टाइपेंड दिया जाएगा, स्टाइपेंड दिया जाएगा एंड उसके बाद जॉब भी मिलेगी। इसको छोड़कर आपको दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना, ये सब जो नाम है ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मार्क करके रखना है। अरुणाचल वाला, ये वाला चीज आपको मार्क करके रखना है। दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना ये क्या है? ये स्टार्टअप से रिलेटेड है, स्टार्टअप से रिलेटेड है, जहां पर अप टू 40% आपको सब्सिडी दी जाएगी। सब्सिडी का मतलब होता है अगर आपने 10 लाख रुपए लगाया तो 10 लाख रुपए में से 4 लाख जो है वो गवर्नमेंट ही देगी। आपको सिर्फ 6 लाख रुपए लगाना है, हिसाब से देखा जाए। पहले आप 10 लाख लगाओगे, 4 लाख गवर्नमेंट दे देगी, आपको 6 लाख लगाना है। तो अप टू 40%, ऐसा नहीं कि सबको 40% मिलेगा, अप टू 40% सब्सिडी दीनदयाल उपाध्याय योजना जो है, स्वावलंबन योजना, इससे आपको मिलेगा। ठीक है, और एक और होता है दैट इज चीफ मिनिस्टर कोचिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, जो होता है CMOCA। तो इसमें क्या है? इसमें जो स्पोर्ट्स में जो मेडल लेके आते हैं उनके लिए 5% रिजर्वेशन, 5% रिजर्वेशन इन जॉब्स एंड 10% रिजर्वेशन इन पुलिस, जो स्पोर्ट्स से हैं। ठीक है, तो ये स्पोर्ट्स वाला है। तो ये जो चीजें हैं अरुणाचल की जो गवर्नमेंट है, जो अनएम्प्लॉयड वाला पोर्शन है, तो ये यहाँ से ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना ही रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये बिहार है, तो बिहार में आपको तो याद रखना है बिहार। नेक्स्ट होता है विच कंट्री विल होस्ट 2027 SCO समिट। जो SCO समिट होता है, SCO क्या होता है? SCO का फुल फॉर्म होता है शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब ऐसा मत समझो कि ये चाइना का है, नहीं। ये जो शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बॉडी है, जहां पर रशिया भी है, चाइना भी है, पाकिस्तान भी है, इंडिया भी है। बहुत ऐसे रेयर केसेस है, रेयर जगह है जहां पर चाइना, पाकिस्तान, इंडिया तीनों एक साथ होते हैं। बहुत ही रेयर केसेस है, जिसमें से एक होता है ये जो SCO है। ठीक है, इसको कहा जाता है अलायंस ऑफ द ईस्ट। ये नाम याद रखिएगा। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि अलायंस ऑफ द ईस्ट किसको कहते हैं, तो अलायंस ऑफ द ईस्ट होता है शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अच्छा। अब SCO समिट 2027 में कहां पर होने वाला है? 2000 समिट का आया है, तो 2027 में कहां पर होने वाला है? दैट इज इन पाकिस्तान। ठीक है, तो 2027 में आपका होने वाला है पाकिस्तान में। अच्छा, अब 2027 तो पाकिस्तान है, ठीक है, लेकिन 2026 में, 26 में कहां पर होने वाला है? तो 26 में एक कंट्री होती है जिसका नाम होता है किर्गिस्तान, सॉरी किर्गिस्तान। तो जो किर्गिस्तान होती है, तो यहाँ पर किर्गिस्तान, तो यहाँ पर 2026 में होने वाला है समिट। 2007 में कहा, 27 में पाकिस्तान में होने वाला है। ठीक है, तो SCO जो समिट है, ये SCO जो है वो 2001 में बनी थी, और इसका जो हेडक्वार्टर होता है वो आपको मिलेगा इन बीजिंग। ठीक है, अभी टोटल आपके 10 मेंबर्स है, 10 मेंबर्स हैं, जिसमें से रशिया भी आता है, ठीक है, चाइना भी आता है, पाकिस्तान भी आता है, इंडिया भी आता है, और जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं वो आती हैं, जैसे काजाख्स्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये जो कंट्रीज हैं ये सब आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन UN वुमेन। तो UN वुमेन जो होती हैं, तो उसमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन आई हैं? एकदम देखो,
ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही डायरेक्ट है, पता है तो पता है, नहीं पता है नहीं पता है। तो ये जो पर्सन होती हैं, ये जो पर्सन होती है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होती है, ये जो पर्सन है इनका नाम होता है सीमा बहस, ठीक है, सीमा बहस। और ये इंडियन ओरिजिन है तो इसी वजह से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, बाकी और इतने कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कि व्हाट इज द रैंक ऑफ द इंडिया इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, तो ये जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, इनोवेशन का मतलब क्या होता है, इनोवेशन का मतलब होता है आपका इन्वेंशन, इन्वेंशन या फिर डिस्कवरी। सिंपल सा भाषा में कि जो इंडिया के लोग हैं, इंडिया के जो पर्सन्स हैं, वो कितना ज्यादा इन्वेंशन कर रहे हैं, रिसर्च अच्छा से कर रहे हैं या फिर डिस्कवरी कर रहे हैं, तो उसमें ऐसे देखा जाता है कि कौन सा देश कितने पोजीशन पे आता है। इंडिया पे उतना ज्यादा इन्वेंशन होता नहीं है, आपको पता होगा इंडिया में जो रिसर्च होती है, रिसर्च में बहुत ही कम पैसा दिया जाता है, तो रिसर्च इतना फुल फ्लेजेडली होता नहीं है, प्रॉब्लम यही है, ठीक है। तो जब फुल फ्लेजेडली नहीं होगा तो ऑब्वियसली हम पीछे रहेंगे। अब पीछे रहेंगे तो रैंक कितना है, रैंक होता है आपका 38। पीछे रहेंगे तो रैंक क्या होगा, रैंक होता है हमारा 38, ठीक है। अच्छा, और इंडेक्स, जो इनोवेशन इंडेक्स है ना, इसके साथ एक और इंडेक्स याद रखिएगा, मैं इधर बोल देता हूँ। इनोवेशन इंडेक्स के आप बोल सकते हो हाथों हाथों में चलता है, ठीक है, हाथों हाथों में चलता है, दैट इज नोन एज इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, ठीक है। ये दोनों जो इंडेक्स होती हैं ये हाथ में हाथ रख के चलती हैं, तो इन दोनों को थोड़ा सा याद रखना है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स एंड वो वाला इंडेक्स। अच्छा, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वन दिलीप ट्रॉफी, तो दिलीप ट्रॉफी किसने जीता है, ठीक है, दिलीप ट्रॉफी किसने जीता है, तो दिलीप ट्रॉफी सिंपल सा केस है, दैट इज सेंट्रल जोन, ठीक है, इसमें ज्यादा आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट से जुड़ा हुआ है, सेंट्रल जोन। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग विंस डिजिटल पेमेंट अवार्ड, डिजिटल पेमेंट अवार्ड। अब डिजिटल पेमेंट अवार्ड का मतलब क्या होता है, सिंपल सा भाषा में, अवार्ड दिया जाता है बट डिजिटल पेमेंट के लिए, जो सबसे ज्यादा उसमें डिजिटल पेमेंट हुआ है या फिर वो सबसे ज्यादा इवॉल्व हुआ है। डिजिटल पेमेंट का मतलब हम तो जानते हैं जो यूपीआई वाला केस है, ठीक है, यूपीआई वाला केस है, ये तो डिजिटल पेमेंट है, हम जानते हैं। लेकिन इसको छोड़कर, सिर्फ यूपीआई ही डिजिटल पेमेंट नहीं है, इसको छोड़कर जो अगर कोई बैंक कर रहा है वो भी डिजिटल पेमेंट है, जो एफडी कर रहा है वो भी डिजिटल पेमेंट है, जो स्कीम निकाल रहा है, जो डिजिटल पेमेंट से करोगे तो ये मिलेगा, तो दैट इज, ये सब आपके डिजिटल पेमेंट्स में ही आती है। तो ये डिजिटल पेमेंट अवार्ड किसको मिला है, सबसे ज्यादा ये इस पे काम किसने किया है, वो है आईपीपीबी, दैट इज इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। इस इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, ये जो पोस्ट है, इंडियन जो पोस्ट है ना, जैसे मान लीजिए आपका जो डाक सेवक होता है ना पोस्ट, तो ये जो पोस्ट पेमेंट बैंक है ये एकदम गवर्नमेंट अप्रूव्ड होती है, मतलब गवर्नमेंट ओन्ड होती है 100%, ये पूरा का पूरा गवर्नमेंट ओन्ड है, ठीक है, 100% गवर्नमेंट के पास है। तो डिजिटल पेमेंट अवार्ड किसको मिला है, दैट इज इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, ये वाला इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट होता है हु बिकम ब्रांड एम्बेसडर, हु बिकम ब्रांड एम्बेसडर वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप है, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ब्रांड एम्बेसडर कौन है। अब ये ब्रांड एम्बेसडर आप यहाँ पर क्यों यह बात आई है, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, पैरा एथलेटिक्स का मतलब होता है जो डिसेबल पर्सन है उनका जब एथलेटिक्स होता है, दैट इज नोन एज पैरा एथलेटिक्स। अब ये क्यों बात आई है, इसका रीजन ये है कि इन 2025 में दिल्ली में, दिल्ली में पैरा एथलेटिक्स चैंपियन होने वाला है, ठीक है। तो 2025 में अगर पूछा जाए कि कहां पर होने वाला है, तो इंडिया में होने वाला है, दिल्ली में, ठीक है। 2026 में, सॉरी,
ये दिल्ली में हो चुका है, I'm really sorry, दिल्ली में हो चुका है। 2026 में कहां पर होने वाला है? ये होने वाला है ग्लासगो। ठीक है, ग्लासगो कहां पर है? ग्लासगो होता है स्कॉटलैंड। तो स्कॉटलैंड 2026 में कहां पर होने वाला है? दैट इज स्कॉटलैंड में। और ये जो एम्बेसडर बनी है ऑब्वियसली दिल्ली से हैं, तो इसलिए कौन एम्बेसडर बनी है? तो उनका नाम होता है कंगना रनावत। ठीक है, कंगना रनावत। तो ये एम्बेसडर बनी है, जो कभी स्पोर्ट्स से थी नहीं। जो इनमें से आप तीनों को ही देखोगे स्पोर्ट्स रिलेटेड है, जो स्पोर्ट्स से नहीं है वो ही ब्रांड एम्बेसडर होती है। मजेदार बात है, इंडिया का बात ही अलग है। ठीक है, कंगना रनावत है। अच्छा, नेक्स्ट आता है, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही डायरेक्ट है। पीएफआरडीए का चेयरमैन कौन बना है? नए पीएफआरडीए के चेयरमैन, देखो पीएफआरडीए का मतलब होता है प्रोविडेंट फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, सिविल से भाषा में जो पेंशन रिलेटेड है, सॉरी पेंशन बोल रहा हूं, प्रोविडेंट फंड। ठीक है, प्रोविडेंट फंड। तो प्रोविडेंट फंड के नए चेयरमैन कौन बने हैं? वो बने हैं शिवा सुब्रमण्यम। ठीक है, शिवा सुब्रमण्यम। ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा आपको लोड लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट होता है कि ग्लोबल पीस इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना है? ग्लोबल पीस इंडेक्स। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स मतलब क्या होता है कि कोई भी देश है, तो कोई भी देश में जो इंडिया है वो कितना पीस डेवलप करके रखती है, या फिर इंडिया में कितना पीस है, तो इसको लेकर ग्लोबल पीस इंडेक्स निकलता है। अब ग्लोबल पीस इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना है? इंडिया का रैंक होता है आपका 115, मतलब इंडिया में पीस है ही नहीं। ठीक है, इंडिया में पीस है ही नहीं। यहाँ पर एक छोटा सा चीज बता दूं, आप जो इंडेक्स देखते हो ना, ये सब इंडेक्स देखते हो ना, ये सब इंडेक्स, ये मैं नहीं बोलूंगा कि हर इंडेक्स होता है, एकदम नहीं। बहुत सारे इंडेक्स एकदम एक्यूरेट मेजर्स देते हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन कुछ ऐसे इंडेक्सेस होती हैं जहां पर जो इंडिया, सिर्फ इंडिया नहीं, सिर्फ इंडिया नहीं, चाइना, इवन जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही है ना, जो फुल फोर्स में काम कर रही है, उनको हमेशा बैकलाइट में दिखाया जाता है, मतलब खराब लाइट में ही दिखाया जाता है हमेशा। जैसे इंडिया में आप देखोगे ग्लोबल पीस इंडेक्स है, ग्लोबल पीस इंडेक्स मतलब इंडिया में कितना पीस है। अगर आप इंडिया में देखो तो इंडिया में झमेला कहाँ कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर। किसकी वजह से है? इंडिया की वजह से तो नहीं है, पाकिस्तान की वजह से है। अगर आप देखो जो नॉर्थ ईस्ट एरिया में थोड़ा सा अभी इशू चल रहा है, इन मणिपुर वाला जो एरिया है थोड़ा सा इशू चल रहा है। ठीक है, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, ये वाला जो पोर्शन है ये वहां थोड़ा सा इशू झमेला है। अगर आप पाकिस्तान को देखो तो पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में ही झमेला है। पूरा बलोचिस्तान वाला जो एरिया होता है पाकिस्तान का, 50% सिर्फ झमेले में ही है। अफगानिस्तान पूरे झमेले में ही है। लेकिन मजेदार बात यह है, जो ग्लोबल पीस इंडेक्स है उसमें पाकिस्तान भी इंडिया के ऊपर आता है, अफगानिस्तान भी इंडिया के ऊपर आता है। यहां पर ऐसा बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में ज्यादा पीस है कंपेयर टू इंडिया। सिर्फ पाकिस्तान नहीं, सीरिया जो कंट्री टूट चुकी है, एकदम धुआं कर दी चुकी है, एकदम कुछ नहीं बचा, वो भी इंडिया से ऊपर है। ठीक है, तो ऐसे कुछ इंडेक्सेस होती हैं जहां पर इंडिया को हमेशा बैकलाइट में दिखाया जाता है। जैसे एक इंडेक्स है, एक और इंडेक्स आपको बताता हूं, ये इंडेक्स पूछा भी जाता है, दैट इज नोन एज हैप्पीनेस इंडेक्स। हैप्पीनेस इंडेक्स, तो हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया का रैंक होता है 118th। ठीक है, 118, 130 देशों में 118, मतलब इंडिया में जो लोग हैं वो हमेशा दुखी ही रहते हैं। पाकिस्तान इससे ज्यादा खुश है। ठीक है, पाकिस्तान का रैंक देखोगे इंडिया से ऊपर है। पाकिस्तान ज्यादा खुश है, हम ज्यादा दुखी है। तो ये जो इंडेक्सेस होती हैं, ग्लोबल पीस या फिर हैप्पीनेस इंडेक्स, ये कुछ ऐसे इंडेक्सेस होती हैं जो क्या होता है ना, इंडिया को बैड लाइट में दिखाती है। कुछ ऐसे इंडेक्सेस होती हैं। तो 115 है। मैं नहीं बोल रहा कि सब इंडेक्सेस खराब है, नहीं, बहुत अच्छा इंडेक्स है, लेकिन कुछ इंडेक्स हैं जो सच में लाइक नहीं है। नेक्स्ट होता है, वेयर इज द सरिस्का टाइगर रिजर्व लोकेटेड, व्हिच इज अंडर
गोइंग चेंजेस इन क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट बाउंड्री, क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट बाउंड्री। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। ये वाला इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इन अरुणाचल पाके टाइगर रिजर्व है, ठीक है, पाके टाइगर रिजर्व है। इन आसाम काजीरंगा है, मानस टाइगर रिजर्व है, ठीक है। तो यहाँ पर टाइगर रिजर्व का आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूँ। हमारे देश में एक एक्ट होता है दैट इज नोन एज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, आपने सुना होगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अब इस एक्ट के हिसाब से 1972 में एक आर्टिकल होता है 38V, ठीक है, सेक्शन नंबर 38V। अब 38V के हिसाब से कि जो टाइगर्स है ना, तो टाइगर्स बहुत ही सॉलिटरी एनिमल्स होते हैं, मतलब एक टाइगर के पास बहुत एरिया होता है। तो उस एरिया को मेंटेन करने के लिए और ह्यूमंस उस एरिया में ना घुसे, तो इसी वजह से जो टाइगर रिजर्व है या फिर जो जंगल है उसको 3 पार्टों में डिवाइड किया जाता है। अगर कहीं पर भी टाइगर रिजर्व बना है तो उसका चांसेस बहुत ज्यादा है कि वहां पर 3 पार्ट ही बनाया जाएगा। जैसे सबसे बीच में होता है आपका, सबसे बीच में होता है आपका कोर। कोर वो एरिया है जहां पर मोस्टली आपको टाइगर्स दिखेंगे, ठीक है, जहां पर मोस्टली टाइगर्स आप रहते हैं। उसके बाद कोर के बाद एक और ऐसा लेयर होता है जहां पर टाइगर्स घूमते तो हैं लेकिन लोग भी कभी कभी आ जाते हैं। कोर में कोई भी आदमी नहीं घुस सकता, कोई भी लोग नहीं घुस सकता कोर में। यहाँ पर लोग आ सकते हैं लेकिन जस्ट घूम के वापस चले जाएंगे, रहेंगे नहीं, कोई लकड़ी नहीं उठाएंगे, ये सब नहीं उठाएंगे। इसको हम बोलते हैं बफर, बफर जोन, ठीक है। और बफर जोन के बाद एक और लेयर आता है, एक और लेयर आता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि पाके टाइगर रिजर्व है तो इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो ये होता है ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन क्या होता है? जहां पर जो ट्राइब्स होती हैं उनका घर जहां पर होता है, ठीक है, उनका घर जहां पर होता है, तो दिस इज नोन एज ट्रांजिशन जोन। और ट्रांजिशन जोन में ही घर बार होता है, या फिर आप बोल सकते हो रिसोर्ट, जंगल रिसोर्ट जो होता है ना, सफारी रिसोर्ट, ये ट्रांजिशन जोन में बनते हैं। तो कोर सबसे अंदर होता है, दिस इज नोन एज क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट, ठीक है। ये जो सिस्टम होता है इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट। अब ये हर जगह पर नहीं होता, ठीक है। अब ये होने वाला है कहां पर? इन सरिस्का टाइगर रिजर्व, ये होने वाला है सरिस्का टाइगर रिजर्व। तो सरिस्का टाइगर रिजर्व कहां पर है? इट इज अ वेरी फेमस टाइगर रिजर्व इन राजस्थान, ठीक है। सरिस्का टाइगर रिजर्व जो होता है वो राजस्थान में होता है। अच्छा, कल ही मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, कल ही पढ़ाया था कि कौन सा टाइगर रिजर्व है जो इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व बनने वाला है। कल ही पढ़ाया था, बताइए कि सेकेंड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व बनने वाला है कौन सा? कल ही मैंने पढ़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, राजस्थान है। अच्छा, नेक्स्ट होता है which state set to establish, which state set to establish first ever nuclear power plant under India's nuclear energy mission। तो इंडिया में कौन सा स्टेट है जिसके पास फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट आने वाला है? फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट यहाँ पर आने वाला है। तो वो न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है? दैट इज नोन एज बिहार, ठीक है। तो किसके पास आने वाला है? वो होता है आपका बिहार, ठीक है। अब न्यूक्लियर पावर से कुछ चीजें आपको थोड़ा सा याद रखो, ठीक है। न्यूक्लियर पावर से कुछ चीजें याद रखो। पहला, सबसे पहला क्वेश्चन रिसेंट से आऊंगा, ठीक है। रिसेंटली एक स्कीम निकला है फॉर न्यूक्लियर पावर, ठीक है। एक स्कीम, स्कीम नहीं बोलूंगा, सॉरी, एक रिसेंटली एक बिल बनाया गया है रिगार्डिंग न्यूक्लियर पावर। तो उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है शक्ति बिल, ठीक है, पहला। दूसरा कि फादर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी किसको बोलते हैं? फादर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इस किसको बोलते हैं? तो उनका नाम होता है होमी जहांगीर भाभा,
ठीक है, होमी जहांगीर भाभा। नेक्स्ट, हमारे इंडिया में जो न्यूक्लियर पावर है उसमें रिसर्च कहां पर होता है? ठीक है, रिसर्च कहां पर होता है? मोस्टली रिसर्च, यहाँ पर रिसर्च का मतलब जहां पर चीजों को देखा जाएगा, बनाया जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं वहां पर पावर प्लांट है। ठीक है, तो रिसर्च कहां पर होता है? वो होता है आपका बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बार्क। बार्क कहां पर होता है? बार्क आपको दिखेगा इन मुंबई। ठीक है, बार्क दिखता है मुंबई। नेक्स्ट, और क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं कि जो न्यूक्लियर पावर है तो इसमें फ्यूल क्या यूज होता है? न्यूक्लियर पावर में फ्यूल क्या यूज होता है? वो होता है आपका यूरेनियम, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में यूरेनियम और थोरियम। नेक्स्ट, न्यूक्लियर पावर प्लांट में मॉडरेटर क्या यूज होता है? ये सब क्वेश्चंस आते हैं। मॉडरेटर क्या यूज होता है? मॉडरेटर होता है हेवी वाटर, हेवी वाटर जिसको हम बोलते हैं D2O, एंड ग्राफाइट, ग्राफाइट। एंड यहां पर एक और क्वेश्चन आता है कि एज अ कंट्रोल रॉड, न्यूक्लियर पावर प्लांट में कंट्रोल रॉड कौन सा चीज यूज होता है? वो होता है आपका बोरोन। कंट्रोल रॉड होता है बोरोन, एक मेटल है बोरोन मेटल से। और एक होता है सन एनर्जी, जो सन की एनर्जी है वो किससे बनती है? वो बनती है न्यूक्लियर फ्यूजन से। न्यूक्लियर फ्यूजन, जहां पर हाइड्रोजन और हीलियम ये दोनों ऐड हो जाते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम दोनों ऐड हो जाते हैं। तो यहां से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके न्यूक्लियर पावर से, ठीक है, न्यूक्लियर पावर से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो यहाँ पर है, क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन मिस हो गया, मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन कर दूं। अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट, इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां पर है? इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट तो वो होता है इन तारापुर। ठीक है, तारापुर। अच्छा, मैं इसको अच्छे से लिख देता हूं, तारापुर। तारापुर होता है महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा जो क्वेश्चन आता है, जो पूरा का पूरा जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं न्यूक्लियर पावर से जुड़ा हुआ, सब इधर है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं फिर से हट जाता हूं, अगर नहीं लिया है तो लिखवा ले लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट होता है कि कैबिनेट अप्रूव्ड इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर। इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर कहां पर बनेगा? इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर, तो इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर जो होगा वो आपके आगरा में बनेगा। ठीक है, आगरा में बनेगा। और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि इंटरनेशनल शुगर केन सेंटर भी बनने वाला है। तो शुगर केन सेंटर कहां पर बनने वाला है? वो बनने वाला है इन बिहार। ठीक है, लास्ट क्लासेस में भी हमने पढ़ा था शुगर केन इंटर सेंटर, शुगर केन सेंटर बनने वाला है, वो बनने वाला है बिहार। इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर कहां पर बनने वाला है? पोटैटो सेंटर ये बनने वाला है इन आगरा, इन यूपी। ठीक है, यूपी। और पोटैटो से एक चीज याद रखिएगा, पोटैटो इंडियन नहीं है। ठीक है, इन पोटैटो जो होती है इसको पोर्तुगीज लाए थे, इसको पोर्तुगीज लाए थे। ठीक है, पोटैटो इंडियन नहीं है, इसको पोर्तुगीज लाए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट होता है रातले एंड किशनगंगा। ठीक है, रातले और किशनगंगा ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। ठीक है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। रातले और किशनगंगा जो होता है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। तो ये कहां पर आने वाली है, कहां पर होने वाली है हाइड्रो किशनगंगा? दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। इसमें ज्यादा आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, अरुणाचल की जो हाइड्रो पावर्स है वो आपको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, जो अरुणाचल के हाइड्रो पावर्स है, अरुणाचल के जो हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं उसमें सबसे बड़ा कौन सा होता है, सबसे छोटा कौन सा होता है, कौन से रिवर के ऊपर होता है? जैसे एक होता है आपका लोअर सुबनसिरी। ठीक है, ये इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट फेमस और सबसे बड़ा भी बनने वाला है। ठीक है, लोअर सुबनसिरी में।
नेक्स्ट जम्मू एंड कश्मीर में है। अच्छा, नेक्स्ट एससीओ डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग कहां पर होने वाली है? एससीओ डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग, अभी हमने एससीओ के बारे में देखा था। तो जैसे मैंने कहा था कि जब मेन मीटिंग होती है तो मेन मीटिंग से पहले क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे मीटिंग्स हो जाती हैं, बहुत सारे छोटे छोटे मीटिंग्स हो जाती हैं। और ये मीटिंग्स का जितना भी सार होता है, जितना भी पेपर होता है, वो मेन मीटिंग में साइन होता है। ठीक है, तो इसी वजह से मेन मीटिंग के आसपास आप देखोगे बहुत सारे मीटिंग्स आपको दिखेंगी। तो ये कहां पर हुआ है? ये हुआ है आपका चाइना में। ठीक है, मेन मीटिंग्स कहां पर हुआ है, मतलब मीटिंग दैट इज चाइना। अच्छा, नेक्स्ट होता है विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ खेलो इंडिया? खेलो इंडिया गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स का होस्ट कौन है? वो होते हैं राजस्थान। तो खेलो इंडिया जो है, खेलो इंडिया से आपको दो चीजें याद रखनी है। ओके, पहला चीज, इसका जो मेडल टैली आता है, इसका जब आपका मेडल टैली आता है, और मिडिल टैली को छोड़कर आपको होस्ट का नाम याद रखना है। तो जब भी खेलो इंडिया गेम्स होता है तो आपके दो चीजें याद रखनी है। मिडिल टैली में ऑब्वियसली आपको सब याद नहीं रखना है, फर्स्ट और सेकंड को याद रखना है, फर्स्ट और सेकंड को। और होस्ट आपको याद रखना है कि होस्ट कौन था। तो कहां पर हुआ है? दैट इज इन राजस्थान। ठीक है, होस्ट कौन है? होस्ट होते हैं राजस्थान। नेक्स्ट होता है इफको। इफको क्या होता है, थोड़ा सा समझा देता हूं। इफको सेटअप्स द फर्स्ट ओवरसीज नैनो फर्टिलाइजर प्लांट इन विच कंट्री? इफको क्या होता है? तो इफको हमारे देश में जो फर्टिलाइजर होता है, खेती में जो लगता है फर्टिलाइजर, तो सॉरी, एक जेड होगा, फर्टिलाइजर जो होता है, तो ये जो फर्टिलाइजर को मेंटेन करना, ठीक है, मेंटेन करना, क्वालिटी देखना, या फिर फर्टिलाइजर्स में कौन सा कंपोनेंट जा रहा है, ये सब मेंटेन करना कौन करता है? वो करती है हमारी इफको। ठीक है, अगर आप कोई फर्टिलाइजर्स देखोगे तो फर्टिलाइजर्स के पीछे ना आपको दिखोगे इफको का साइन होता है। ठीक है, तो ये फर्टिलाइजर से जितना भी है वो ये होता है। अब नैनो फर्टिलाइजर उन्होंने कहां पर लगाया है? नैनो फर्टिलाइजर ये लगाया है इन ब्राजील। ठीक है, नैनो फर्टिलाइजर्स को लगाया गया है इन ब्राजील। आपसे एक चीज पूछा जा सकता है कि इंडिया में जो हाईएस्ट फर्टिलाइजर यूज होता है, ठीक है, हाईएस्ट फर्टिलाइजर जो यूज होता है इंडिया में, जो हाईएस्ट फर्टिलाइजर यूज होता है, मतलब कौन सी फर्टिलाइजर सबसे ज्यादा यूज होती है, किस टाइप की? जैसे एमोनिया होता है, यूरिया होता है, या फिर दूसरा कोई केमिकल होता है, तो सबसे ज्यादा क्या यूज होता है? हमारे देश में सबसे ज्यादा यूज होता है यूरिया। ठीक है, फर्टिलाइजर्स में सबसे ज्यादा होता है यूरिया। और जहां पर बायो फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं, बायो फर्टिलाइजर का मतलब है जहां पर केमिकल नहीं होता, जैसे गोबर, जैसे आपका फीसिड्स, जैसे आपका जो छिलके हैं, वो सब जहां पर यूज होता है, जो बायो फर्टिलाइजर्स है, तो बायो फर्टिलाइजर्स जहां पर यूज होते हैं तो उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग तो आपने सुना होगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में बायो फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं। और हमारे इंडिया का पहला फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में बहुत अच्छा है, ऑर्गेनिक स्टेट होता है सिक्किम। ठीक है, वो होता है आपका सिक्किम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडियाज फर्स्ट बटरफ्लाई सेंचुरी, इंडियाज फर्स्ट बटरफ्लाई सेंचुरी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इंडिया का फर्स्ट बटरफ्लाई फर्स्ट है तो इसी वजह से इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट बटरफ्लाई सेंचुरी कहां पर इनॉग्रेटेड हुआ है? वो हुआ है इन केरला। ठीक है, इंडिया का फर्स्ट जो बटरफ्लाई सेंचुरी हुआ है वो हुआ है इन केरला। अब बटरफ्लाई से आपको एक ही सवाल पूछा जा सकता है कि अरुणाचल का स्टेट बटरफ्लाई कौन सा है? अरुणाचल का स्टेट बटरफ्लाई कौन सा है? ठीक है, जवाब दे सकते हो? जवाब दीजिए, अरुणाचल का स्टेट बटरफ्लाई कौन सा है?
तो अरुणाचल का स्टेट बटरफ्लाई जो होता है दैट इज नोन एज काइजर हिंद, ठीक है, काइजर हिंद। नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट होता है कि रॉ के नए चीफ कौन बने हैं, और यही लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही डायरेक्ट टाइप का क्वेश्चन है कि रॉ के नए चीफ कौन बने हैं। अब वो है आपके पराग जैन, ठीक है, रॉ के नए चीफ बने हैं पराग जैन। ऑब्वियसली आपको पता होगा कि रिसेंटली एक मूवी आई है धुरंधर, तो वो रॉ के ही जो एजेंट है उनके ऊपर है, तो ऑब्वियसली धुरंधर से तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे, बट ये पूछा जा सकता है कि रॉ के नए चीफ कौन है, ठीक है। तो जब भी जो भी चीज चल रही होती है ना, जो कोई एग्जामिनर होता है उसके दिमाग में यही होता है कि जो चीज चल रही है उससे ही जुड़ा हुआ क्वेश्चन मैं पूछूं। तो यहाँ पर आपको रॉ का चीफ, जो कि रॉ के जो चीफ होते हैं उनको पूछा जा सकता है, ऑब्वियसली धुरंधर से नहीं आएगा कुछ, ठीक है। तो चलिए, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट जो डे है उसमें हम बाकी जो चीजें हैं उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, अच्छे से पढ़ते रहिए बस, ओके।